हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल। स्वागतम स्वागतम सभी बच्चों को। क्लास 12 की क्लास जो है बायोलॉजी की फिर से आ गई है। हम लोगों ने लास्ट या प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ रखा था परागकणों के बारे में, परागकण की संरचना के बारे में, और परागकण की जो एलर्जी होती है परागकण से, जिसको हम लोग पॉलन एलर्जी भी कहते हैं, वो भी हम लोग ने पढ़ रखा था। ठीक। और हम लोग ने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में परागण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। परागण। चलो आ जाओ पढ़ा जाए। परागण। परागण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। चलो हम लोग एक संरचना द्वारा पहले इसको समझेंगे कि परागण होता क्या है, फिर उसके बाद इसके प्रकार पढ़ा जाएगा। सपोज दैट ये क्या है? ये है एक स्त्री केसर। स्त्री केसर। अभी हम लोग क्या कहते हैं, नर जनन अंग की बात करें पौधे की, इसलिए अभी हम लोग पुंकेसर तक ही थे। पुंकेसर की संरचना पढ़ लिए, उससे बनने वाले परागकण के बारे में पढ़ लिए, और अब उससे होने वाले परागण यानी पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग स्त्री केसर का डिटेल पढ़ेंगे। अब देखो, स्त्री केसर है, ठीक है ना। स्त्री केसर मैंने आपको शुरू शुरू में बता दिया था, ये अंडाशय है। ये हमारा वर्तिकाग्र का हिस्सा है। ये क्या है? वर्तिकाग्र। ये हमारा वर्तिकाग्र का हिस्सा है। अब ध्यान से सुनो, यहां से इसी के पास से क्या निकलता है? पुंकेसर या पुमंग। ठीक। और पुंकेसर या पुमंग से क्या जड़ते हैं? जरा दूसरा मार्कर ले लिए, ये देख। ठीक। इसके ऊपर क्या झड़ रहे हैं जी? ये झड़ रहे हैं पराग कण। पराग कण गिरते हैं। ये क्या है हमारा? पुंकेसर। पुंकेसर। और ये क्या है हमारा? पराग कोश। ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा कैसे, ऐसे मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, देखो। पुंकेसर के पराग कोश से, क्या मैंने बोला? पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है? परागण। लिख दें, देखो। पुंकेसर से, पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण का निकल कर वर्तिकाग्र पर गिरना या वर्तिकाग्र पर आना, परागण यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। क्या लिखा हमने? हमने लिखा पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण का निकल कर वर्तिकाग्र पर गिरना, यानी कि जो पराग कोश है उससे जो पराग कण झड़ेंगे या गिरेंगे, और किस पर गिरेंगे? वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की, बस यहाँ से यहाँ तक की गिरने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं जी? परागण बोलते हैं। अब देखो, परागण जो होता है वो कई तरह से हो सकता है। कई तरह से का मतलब, मान लो एक ही पुष्प में हो सकता है ना। मान लो यहाँ पर कोई दूसरा है,
यहाँ पर कोई दूसरे पुष्प का वर्तिकाग्र है। अब ये वाला परागकण, अब ये वाला परागकण यहाँ से झड़ते 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 यहाँ पर गिर गए, तो क्या ये परागण नहीं कहलाएगा? तब भी कहलाएगा। अगर पुंकेसर कोई और है, परागकोश कोई और है, मतलब दोनों ही एक ही होंगे। मान लेते हैं हमारा पुंकेसर किसी और फूल का है और स्त्री केसर किसी और फूल का है, लेकिन किसी और फूल के पुंकेसर का दूसरे फूल के स्त्री केसर पे गिरने से भी परागण होता है, उसे भी हम लोग परागण कहते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि एक ही फूल पर ये प्रक्रिया हो तभी वो परागण कहलाएगी। ठीक है ना, अब जरूरी ये भी नहीं है कि एक ही पेड़ पे भी हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि परागकोश के जो परागकण हैं वो यहाँ से निकले और हवा द्वारा या किसी चीज के द्वारा उड़ करके किसी और पेड़ के फूल के स्त्री के सर पे गिर जाए। मान लो पेड़ एक ही जैसा हो, दोनों आम के ही पेड़ हो, परंतु दो अलग अलग पेड़ हो, तो भी वो क्या कहलाएगा? परागण। इसका मतलब परागण की मेन बात क्या है कि पराग कोश से जो परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर गिरता है, बस उसी को हम लोग पॉलिनेशन यानी कि परागण कहते हैं। चलो पहले इसको नोट कर लो, तो हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा परागण के बारे में और जानो। चलो पढ़ा जाए। आप लोगों ने क्या कहते हैं, परागण को समझ लिया, अच्छे से समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लो, और अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिख दो वाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो परागण। परागण के प्रकार, परागण के प्रकार। अब बेसिकली देखो, आपके बुक में कुछ और दे सकता है और मैं कुछ और बता सकता हूँ, बट दोनों एक ही चीज है। मैं आपको भी सारी चीजें रिलेट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखो परागण के प्रकार। अब मैं यहाँ पर एक्सक्यूज मी, थोड़ा माइक सेट कर लो अपना। हाँ अब ठीक है। अब देखो परागण के प्रकार दो तरह के होते हैं। ठीक है ना, दो। एक होता है स्वपरागण, स्वपरागण ऑटो पॉलिनेशन। नंबर 2 पर परागण, एक दूसरा क्या होता है, पर परागण। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्व। स्व माने स्वयं से, है ना, स्वयं से परागण। और पर परागण का मतलब क्या होता है, पर परागण का मतलब इसमें कोई ना कोई एजेंट, इसमें कोई ना कोई एजेंट सम्मिलित रहेगा, एजेंट सम्मिलित रहेगा। एजेंट का मतलब होता है जैसे वायु, जैसे कीट, जैसे पक्षियां, जैसे मनुष्य, जैसे जल। ठीक, ये एजेंट के रूप में, एजेंट का मतलब कारक, ये पहुंचाने के काम करेंगे। जैसे डाक होती है, डाक को डाकिया पहुंचाता है दूसरों के घर तक। ठीक, वो है तो दूसरों के घर का, पर उसको पहुंचाने का कार्य कौन करता है, डाकिया। ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं एजेंट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हो गया नोट? सबसे पहले पढ़ते हैं स्वपरागण। स्वपरागण, अब देखो स्वपरागण भी दो तरीकों से होते हैं। स्वपरागण, अब देखो स्वपरागण दो तरीकों से कैसे हो सकते हैं। पहला है स्वयुग्मन। सबसे पहला पढ़ते हैं स्वपरागण में स्वयुग्मन। अगर आप लोग को स्वपरागण की परिभाषा जाननी है तो बस याद रखना, जब जब परागकण खुद से वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसी को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद
स्वयुग्मन देखते हैं। स्वयुग्मन क्या होता है? देखो, स्वयुग्मन होता है जिसमें एक ही पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र, अलग लिख दो ना, हाईलाइटेड ऑन, उसी के वर्तिकाग्र पर गिरे, बस इतना याद रख। मतलब कि स्वयुग्मन का मतलब जो परागकण निकलेगा वो उसी सेम, जिस पौधे, जिस फूल का वो क्या कहते हैं पुंकेसर है, जिस फूल का वो पुमंग है, जिस फूल का वो हिस्सा है, उसी ही फूल के वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसको कहते हैं स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। ठीक, जैसे अगर ये हमारा एक पुष्प है, ठीक, अगर सपोज दैट ये हमारा एक पुष्प है और इस पुष्प के ये हैं परागकण, और अगर परागकण यहाँ से पराग कोश से निकल करके इसी के वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वयुग्मन बोलते हैं, यानी कि ऑटोगैमी बोलते हैं, मानी खुद का परागकण खुद के वर्तिकाग्र पर गिरेगा। ठीक, नोट कर लो। तो इसके बाद हम लोग इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं। चलो, हो गया नोट। अब देखो नेक्स्ट है आपका सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण, सजात का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है ना। सजात पुष्पी का मतलब होता है एक जैसे पुष्प में परागण, ठीक है ना। गला मेरा खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखो, सजात पुष्पी परागण का पहले मैं आप लोगों को परिभाषा लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को क्या कहते हैं एक छोटे से चित्र द्वारा समझाता हूँ। देखो, जब परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे। माने माने जब परागकण, देखो अभी आप लोगों ने स्वयुग्मन में क्या देखा? स्वयुग्मन में जो पुष्प है और जो पुंकेसर यानी उससे निकलने वाला परागकण वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहा था, परंतु यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि पुष्प तो एक जैसे हैं परंतु पुष्प एक नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे परागण गिर तो रहा है लेकिन उसी पुष्प पे नहीं गिर रहा जिस पुष्प का ये परागण था, ये किसी और पुष्प पे गिर रहा है, परंतु दोनों के जो पेड़ हैं वो पेड़ एक ही है। ठीक, जैसे अभी मैं यहाँ पर एक पौधा बनाता हूँ, जैसे ये मैं यहाँ पे पौधा बना रहा हूँ। अब देखो, इस पौधे में दो तने हैं, ठीक, एक तना ये है, एक तना ये है। सपोज दैट यहाँ पर एक वर्तिकाग्र है, यहाँ पर दूसरा वर्तिकाग्र है, यहाँ पर क्या है इसका परागकोश, यहाँ पर क्या है इसका परागकोश। इन केस मान लो यहाँ का परागकोश नहीं है या टूट गया या कुछ हो गया, ठीक है ना,
तब ज्यादा समझ में आएगा। सपोज दैट यहाँ का परागकोश, क्योंकि ये पुष्प ऊपर है तो इसका परागकोश भी ऊपर रहेगा, ये नीचे है तो इसका परागकोश जब गिरेगा तो नीचे तो गिरेगा ना, ग्रेविटी के कारण। तो जब इसका परागकोश यहाँ से निकलता है और इफ इफ बाय चांस यहाँ पर गिर जाता है, क्या मैंने बोला, इफ यहाँ से इसका पराग कण निकलता है और पराग कण यहाँ से निकल करके यहाँ पर पहुंच जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सजात पुष्पी परागण। मतलब कि पेड़ तो एक ही है, पुष्प भी एक ही है, परंतु जो पराग कण गिर रहे हैं वो किसी दूसरे पुष्प का पराग कण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहा है, परंतु मैंने इसमें क्या लिखा है, उसे ही पादप के। माने कि पेड़ एक होना चाहिए, पेड़ एक होगा तो क्या कहते हैं, फूल यानी पुष्प भी एक होंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी कि जब पराग कण उसी ही पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसको हम लोग सजात पुष्पी परागण कहते हैं। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोगों का क्या कहते हैं, स्वपरागण खत्म हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है पर परागण। क्या पढ़ना है, पर परागण। पर परागण को हम लोग पर निषेचन भी बोलते हैं। पर परागण को हम लोग पर निषेचन भी बोलते हैं। आप ध्यान से देखो, अब आपको ये तो पता चल गया कि अगर स्वपरागण हो रहा है तो उसमें जो भी परागकण के गिरने की जो चीज संभावना है वो उसी पर हो रही है। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ आप लोगों को, पर परागण जो होता है जरूरी नहीं है कि ये 100% सक्सेसफुल हो, क्योंकि फिर ये संभावना पर होता है। अगर इन केस उनमें स्वपरागण होता हो लेकिन उसकी अगली पीढ़ी या किसी और पीढ़ी में जो पराग कोश है या पुंकेसर है उसकी लंबाई वर्तिकाग्र से छोटी हो जाती है तो उसमें स्वपरागण होगा ही नहीं, क्योंकि स्वपरागण होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि पराग कोश का वर्तिकाग्र से ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए। क्या बोला, पराग कोश का वर्तिकाग्र से जो ऊंचाई होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा ये होगा कि अगर लंबाई कम हुई, वर्तिकाग्र ज्यादा अपर हुआ तो जितने भी पराग कण गिरेंगे वो उस पर तो जा ही नहीं सकते। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि ग्रेविटी का उल्लंघन करके हम यहाँ से पराग कण निकले और ऊपर जाके गिरे, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर वो गिरेगा पराग कण, पराग कोश फटेगा तो उसमें से जितने भी पराग कण गिरेंगे वो तो जमीन पर ही जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है ना। तो हमारा क्या मानना है कि स्वपरागण होने के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए ये, और दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि जो वातावरण हो वो थोड़ा सा उनके लिए अनुकूल हो, ठीक है ना। अनुकूल वातावरण या फिर अनुकूल समय अगर वो उनके फेवर में होगा तभी परागण संभव हो पाता है, वरना स्वपरागण संभव नहीं हो पाता। अब देखो पर परागण, पर परागण मैंने बताया भी आपको, इसमें एजेंट्स की जरूरत होती है ना, इसमें एजेंट्स की जरूरत होती है। अब पर परागण जो होता है वो अलग होता है। कैसे, देखो, जब पराग कण जब पराग कण अन्य अन्य पादप या, ये ऑब्लिक का मतलब या, उसी पादप के अन्य पुष्पों या उसी पुष्पों पर किसी
कारक मतलब एजेंट, कारक द्वारा ले जाया जाए। यानी जब परागकण को हम लोग, है ना, जब परागकण को हम लोग किसी एजेंट के द्वारा वर्तिकाग्र पर गिरवाते हैं या ये संभावना के रूप में हो जाता है तो उसको हम लोग पर परागण या परिनिषेचन कह सकते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये अन्य पादपों के बीच भी हो सकता है, ये एक ही पादपों के बीच हो सकता है। सपोज दैट अभी मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, अभी मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी कि पराग कण जो होता है अगर वो उसकी पराग कोश की जो ऊंचाई है वो वर्तिकाग्र से कम हुई तो वहां पे एक संभावना क्या बनती है, तो वहां पे स्वनिषेचन या स्वपरागण तो हो नहीं सकता, तो वहां पे हम लोग क्या आजमा सकते हैं, पर परागण। ठीक है ना, पर परागण आजमा सकते हैं। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि पौधों के जो पुष्प में रंग बिरंगे रंग होते हैं, है ना, क्रोमोप्लास्टिड्स की जगह, क्रोमोप्लास्टिड्स की जगह तो उसका कार्य यही होता है, पर परागण करना। अर्थात जब किसी पौधे में या जब किसी पुष्प में पर परागण होता है तो उसका मेन जो सोर्स होता है वो होता है कारक। वो कोई भी हो सकता है, वो कीट हो सकते हैं जैसे मधुमक्खी हो गई, सबसे ज्यादा मधुमक्खी, तितली हो गई, या कोई क्या कहते हैं ड्रैगन फ्लाइज हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं ना, भौरे वगैरह होते हैं। पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, और मनुष्य तो ही हो, मनुष्य भी हो सकते हैं, और चिड़िया यानी कि पक्षियां भी हो सकते हैं। इनको नोट कर लीजिए, तो मैं आपको बाकियों के द्वारा परागण की विधियां समझा देता हूँ। तो द्वारा निषेचन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जल द्वारा। नंबर 1 हम लोग क्या पढ़ेंगे, जल द्वारा परागण। ठीक, जल द्वारा परागण का मतलब क्या होता है, जल द्वारा परागण का मतलब होता है, देखो अब इसमें क्या होगा, देखो जल द्वारा कैसे हो सकता है, देखो इसके लिए मेन पॉइंट ये है कि जो पौधा होना चाहिए वो जल में होना चाहिए, है ना। पौधा आपका जल में होगा और जो पराग कण निकलेंगे वो जल में ड्रॉप हो जाएंगे। अब वो जल से बह करके पानी के बहाव के साथ, पानी के स्ट्रीम के साथ वो चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, और उनके जैसे जो उनके जैसे जो पौधे होंगे वो वहां मिलेंगे, और वो उनसे क्या हो जाएगा, उनमें निषेचन हो जाएगा, यानी कि परागण हो जाएगा। निषेचन एक अलग प्रक्रिया होती है, वो आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, उसके तो अभी आने में बहुत समय। ठीक है, अब देखो जल के द्वारा परागण होता है, तो ये जल के द्वारा जो परागण होता है ये किन किन में हो सकता है ना। जल के द्वारा परागण हो सकता है जैसे हाइड्रीला में, हाइड्रीला पौधा, अगर आप हाइड्रीला पौधा नहीं देखे हो तो स्क्रीन पर अभी तक देख रहे होगे। ठीक, और किस में हो सकता है, और हो सकता है जॉस्टेरा में। जॉस्टेरा जो होती है वो समुद्री घास होती है, जैसे आप जमीन पे देखते हो ना, कभी कभी तालाब में देखो नीचे से इसे घास निकल के चली आती है, पतली पतली एकदम पन्नी की तरीके से तैरती रहती घास, है ना। किसी ने किसी मूवी में देखा होगा, लंबी लंबी घासें होती हैं हरी हरी, समुद्र के नीचे से या तालाब के नीचे से या नहर नदी के नीचे से निकली हुई होती हैं, उन्हीं को हम लोग जॉस्टेरा कहते हैं। हाइड्रीला भी कुछ इसी प्रकार होता है। इनमें जो परागण होता है वो जल द्वारा होता है। अच्छा, परागण के लिए सबसे मेन क्या होता है, सबसे मेन पता है क्या होता है, सबसे मेन ये होता है कि जो पराग कण होते हैं, रेड कलर का मार्कर यूज कर रहा हूँ, देखता हूँ आप लोग को समझ में आएगा कि जो पराग कण होते हैं वो हल्के होने चाहिए। हल्के होंगे तभी वो क्या कहते हैं, पानी के बहाव के साथ बह सकेंगे, क्योंकि अगर थोड़े से भी भारी हुए तो पानी में ऊपर नीचे होने की संभावना हो सकती है। दूसरा, गैर चिपचिपे, गैर चिपचिपे होने चाहिए। ठीक, कैसे होने चाहिए, गैर चिपचिपे। अच्छा एक बात याद रखना, जो परागण होता है, परागकण जो स्वपरागण द्वारा परागित होते हैं पौधे, उनके जो परागकण होते हैं
वो चिपचिपे होते हैं क्योंकि देखो वो ऐसे गिरेंगे पराग वर्तिकाग्र पर, तो गिर के उड़ने की भी तो संभावना हो सकती है ना। ऐसे ऐसे फूल हिलते रहते हैं अगर, तो गिर भी तो सकते हैं। तो वो चिपचिपे होते हैं और थोड़ा सा भारी होते हैं, तो चिपकने के कारण वो फिर गिरते नहीं। और एक पुष्प में एक ही परागण चिपक पाता है, एक ही परागकण। तो ये वाले जो होते हैं ये गैर चिपचिपे होते हैं, हल्के होते हैं, पानी के बहाव के साथ आराम से बह सकते हैं। गैर चिपचिपे का मतलब अगर ये किसी और चीज से चिपक नहीं जाते है ना, रास्ते में तो इनको और भी चीजें मिल सकती हैं, पत्तियां मिल सकती हैं, कोई चीज मिल सकती है जो इनको अटका दे, तो उसमें ना चिपक करके सीधा वहां दे। अच्छा एक बात और, ये जो होते हैं ये ज्यादातर संभावनाओं पर बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाइड्रिला और जॉस्टेरा जो है वो इनमें परागण 100% पानी की वजह से होता है, और पानी इनमें परागण करा भी दे रहा है, ऐसा नहीं होता। इनकी संख्या बहुत होती है, संख्या में भी बहुत अधिक होते हैं, संख्या में बहुत अधिक। संख्या में क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। बहुत अधिक का मतलब होता है कि अगर इनको पानी में छोड़ा जाएगा, अगर कम होंगे तो संभावना कम होगी, पानी का बहाव बदल भी सकता है, तो इनके रास्ता भी मुड़ सकता है। इसलिए इनकी संख्या जो होती है अधिक होती है, कि अगर कुछ गैर संभावना होते हुए अगर कुछ बह के चले जाते हैं, तो ज्यादा संख्या होने के कारण कुछ तो होंगे जो पहुंचेंगे वर्तिकाग्र तक, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल है हाइड्रिला और जॉस्टेरा। ये मैंने आपको परागण परागकण कैसे होने चाहिए ये बता दिए, जल द्वारा कैसे होता है ये बता दिया, ठीक है ना। अच्छा अब आप लोग के मन में डाउट रह गया होगा, तो बस इतना याद रखना, जल के द्वारा जो परागण होता है बहुत दूर नहीं होता, कि मान लो यहाँ पर हाइड्रिला है, उसके बहुत दूर पर क्या कहते हैं दूसरा हाइड्रिला का पौधा होगा जो परागित होने के लिए वेट हो रहा कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता, पास ही पास होते हैं। इसके यहाँ पे गिरे ऐसे, सपोज दैट यहाँ पे दो हाइड्रिला के पौधे हैं, ठीक, एक पौधा हाइड्रिला का है, आप हाइड्रिला भी बोलो जॉस्टेरा बोल सकते हो, ठीक। इसका परागकण यहाँ गिरेगा, यहाँ चला जाए, बस एकदम पास पास ही होते हैं, ठीक है ना, ऐसे इनमें परागण होता है। चलिए नोट कर लीजिए, तो हम लोग वायु द्वारा परागण पढ़ते हैं। जो जल द्वारा परागण होता है, जल द्वारा परागण में जो अभी मैंने बताया हल्के होते हैं, गैर चिपचिपे होते हैं। अच्छा एक बात और याद रखना, जल द्वारा परागण और वायु द्वारा परागण में जो पुष्प होते हैं ये रंग बिरंगे ज्यादा नहीं होते, ठीक है ना। और ज्यादा इनमें मकरकंद, मकरकंद का मतलब वो जो सुगंधित पदार्थ होता है ना, सुगंधित जिससे सुगंध निकलती है, थोड़ा सा चिपचिपाहट आती है, जिससे कीड़े मकोड़े या मनुष्य या कोई भी जंतु उनकी ओर आकर्षित होता है, वो गंध उनके अंदर नहीं पाई जाती, फ्लोरेसेंस नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जब इनका परागण किसी कीट द्वारा होना ही नहीं है, तो सुगंध का कोई मतलब ही नहीं हुआ, सुगंध का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जैसे हम बंदर, पहले हमारे पूर्वज बंदर माने जाते थे, परंतु आज हम मनुष्य हैं, तो बंदरों की तो पूंछ भी होती थी, तो मनुष्य के अंदर पूंछ क्यों नहीं होती, क्या मनुष्य के अंदर पूंछ नहीं होती, होती है। आप कहोगे कहाँ, तो आपके बैकबोन में जो सबसे आखिरी हड्डी होती है बैकबोन की, वो पूंछ की हड्डी होती है, परंतु वो छुप चुकी है। क्यों, क्योंकि हम मनुष्यों को पूंछ का कोई काम ही नहीं होता, हम अपने हाथ पैर को इतना इवॉल्व कर लिए कि हमें पूंछ का कोई काम नहीं होता। तो धीरे धीरे एवोल्यूशन के थ्रू वो पूंछ जो है वो गायब हो गई, क्योंकि काम ही नहीं, जिस चीज का काम नहीं होता वो चीज शरीर में नहीं रहती, हट जाती। जैसे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो, अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आने वाले समय में आपके अंदर से दिमाग भी हट जाएगा, है ना, दिमाग ही हट जाएगा। शरीर बोलेगा अरे यार जब इसे इसको दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना तो रख के क्या फायदा, हटाओ, थोड़ा शरीर खाली हो, वजन कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी। देखो आगे, तो इसका मतलब इनके जो जल द्वारा परागण होता है ये रंगहीन होते हैं, इनके परागकण, चाहे वो पुष्प हो चाहे परागकण, ठीक है ना, रंगहीन होते हैं। और मकर कंद हीन, मकरकंद हीन का मतलब उनमें मकरकंद भी नहीं पाया जाता। चलो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे वायु द्वारा परागण।
अब देखो वायु द्वारा परागण कैसे होता है ये भी आपको पता है। हवा से उड़ेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। अच्छा, कुछ जलीय पुष्प ऐसे भी होते हैं, कुछ जलीय पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें वायु द्वारा परागण होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, वरना आप इनको जल द्वारा देखो, सब जल में रहने वाले पुष्प जलीय परागण नहीं करते, ये बात याद रखना। पहला वाटर लिली, वाटर लिली सुने होगे ना, कुमुदनी। और दूसरा हायासिंथ, हायासिंथ भी एक पौधा होता है जलीय। अब आपको स्क्रीन पे दोनों दिख जाएंगे। वाटर लिली और हायासिंथ जो पुष्प होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें जो परागण होता है वो ज्यादातर वायु द्वारा या कीट पतंगों यानी कीड़े मकोड़ों द्वारा ही करा जाता है। ठीक, हम इनको वायु द्वारा वाले में शामिल कर दे रहे हैं, कीट पतंगों वाले में हम दूसरे शामिल कर देंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जो वायु द्वारा इनका परागण होता है, ऐसे परागकण, हम किसकी बात कर रहे हैं, परागकण की। ऐसे परागकण हल्के होते हैं ताकि वायु में अच्छे से चल सके। ठीक है ना। उनमें मकर कंद नहीं पाया जाता इनके पुष्प में। ठीक, इनके जो परागकण और पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक है ना। और दूसरा, ये संख्या में भी अधिक होते हैं, संख्या में अधिक। संख्या में अधिक क्यों होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वायु जो है वो सही जगह पर पहुंचाए, और अगर एक परागण है तो एक को उड़ा करके वहां लेके जाए, कहीं टारगेट सेट थोड़ी ना होता। वायु द्वारा हो तो रहा है, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल प्रोसेस। ठीक है ना, ये नेचुरली हो रहा है, वायु का भी इंटेंट नहीं है वहां जाना, और इनका भी उतना खास डायरेक्ट इंटेंट नहीं है कि ये वायु द्वारा ही अपना परागण करेंगे। ये नेचुरल प्रोसेस होता है, और नेचुरल प्रोसेस एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसलिए संख्या में अधिक होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम 10 परागण मान के चलें तो 10 में से एक पहुंच ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। उनमें हजारों की संख्या में एक ही पहुंचता है, बाकी सब के सब वेस्ट चले जाते हैं। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इरेज करके कीटों द्वारा और मनुष्य द्वारा पढ़िए। कीटों द्वारा जल पढ़ लिए, वायु पढ़ लिए, कीट और पक्षी को एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, इनमें ज्यादा खास अंतर नहीं है। ठीक है, इनमें ऐसे देख लो, कीट तथा पक्षियों द्वारा। कीट तथा पक्षियों द्वारा कैसे परागण होता है, देखो कीट और पक्षियों द्वारा जो परागण होता है, इसके अलग अलग मेथड नहीं होते। इसमें एक सिंपल सा नेचुरल प्रोसेस होता है, जिसमें आप देखते हो कि 100% मधुमक्खी, तितली या कोई भी छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े जैसे भौरा हो गए, ये सारे के सारे जाकर के पुष्प पर बैठते हैं। ठीक है ना, इधर स्क्रीन पर देख रहे होगे कि एक जो कीट होता है वो पुष्प पर बैठता है। क्यों बैठता है, क्योंकि पुष्प में पाए जाते हैं मकर कंद। जैसे मैं पुष्प बनाऊं तो अलग अलग ले लेते हैं। ठीक, ये पुष्प का ओवरव्यू ऊपर से देखने पर। ठीक, जैसे ये एक पुष्प है तो इसके ये जो पुष्प हैं ये लाल रंग के हैं। एक बात याद रखना, जितने भी कीट होते हैं, पक्षियां होती हैं, वो चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, वो रंग बिरंगी चीजों को देखकर आकर्षित होते हैं। रंग बिरंगे पुष्प को देख करके, फ्लावर को देख करके आकर्षित होते हैं। यानी कि जो इनके पुष्पों में अलग अलग रंग होते हैं। अब आपने कभी ना कभी तो मतलब हमेशा ही गौर करते होगे, पत्तियों का रंग सिंपल सा ग्रीन, तनों का रंग सिंपल सा या तो ग्रीन होंगे अगर छोटे होंगे, अगर बड़े होंगे तो ब्राउन कलर का हो जाता है तना, है ना। लेकिन जड़ों का तो खास वैसा होता नहीं, क्योंकि जड़ कोई देखता भी नहीं। लेकिन जो पुष्प होते हैं अकेले पूरे पौधे में या पूरे पेड़ में, वही एक ऐसी अंग होती है जो रंग बिरंगे पाए जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे पुष्प में कलर मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे पुष्प येलो होते हैं, ब्लैक होते हैं, रेड होते हैं, व्हाइट होते हैं, ग्रीन होते हैं, अलग अलग रंग के पुष्प पाए जाते हैं। हमने बहुत क्या बोला, अलग अलग रंग के पुष्प पाए जाते हैं। तो
अलग अलग रंग के पुष्प का क्या उद्देश्य है? पुष्प हरे ही क्यों नहीं हो सकते? पुष्प केवल ब्राउन क्यों नहीं हो सकते? अलग अलग रंग क्यों होता है? देखो ये प्रकृति का चयन है। प्रकृति चयन करती है क्योंकि ये पुष्प खुद से स्वपरागण करने में हीन होते हैं, इनके इनके अंदर स्वपरागण करने की क्षमता नहीं होती। तो प्रकृति ने ऐसा चयन करा कि इनके पुष्प में अनेक प्रकार के रंग दे दिए। और जब अनेक प्रकार के रंग दे दिए तो कीट और पक्षियां जो है इनसे क्या होने लगी? आकर्षित होने लगी। जब ये कीट और पक्षियां इन पर आकर के बैठी, सपोज दैट यहाँ पर एक कीट जो है वो यहाँ पर आकर के बैठ गया, ठीक। अब वो जो कीट है वो यहाँ आकर के इनके पुष्प पर बैठा है, तो इनके पुष्प में क्या पाई जाती है? इनके पंखुड़ियों में मकरकंद, इनके पराग कोश में क्या पाया जाता है? थोड़ी सी मात्रा में मकरकंद पाया जाता है। मकरकंद क्या होता है? मकरकंद का दो काम होता है, ये इनको स्वाद देता है और दूसरा ये इनको सुगंध प्राप्त कराता है। जो गुलाब के पुष्प से उसकी महक आती है, जो बाकी के अन्य पुष्पों से महक आती है, वो मकरकंद के उपस्थिति के कारण आती है। अच्छा, याद रखना, जिन पुष्पों में सुगंध नहीं आती तो इसका मतलब उन पुष्पों में कीट द्वारा परागण भी नहीं होता। ये बात याद रखना। जरूरी नहीं है कि हर पुष्प महके, बहुत सारे पुष्प नहीं महकते, है ना। सरसों का पुष्प नहीं महकता, कमल इतना नहीं महकता, मटर के पुष्प नहीं महकते, आम के पुष्प नहीं महकते, है ना, जामुन के पुष्प नहीं महकते। क्यों नहीं महकते? क्योंकि उनमें कीटों द्वारा परागण होता ही नहीं, उन सब में स्वपरागण हो जाता है, ठीक है ना। और स्वपरागण में महक का कोई काम ही नहीं, इसलिए उन पर कोई कीट जाता भी नहीं और उनमें कीटों की जरूरत भी नहीं होती। इनमें कीटों की जरूरत होती है, इसलिए रंग बिरंगे होते हैं। और दूसरा, इनमें मकरकंद की उपस्थिति होती है। इनमें क्या होता है? मकर कंद उपस्थित होता है, ठीक। मकर कंद उपस्थित होने के कारण ये थोड़े से स्वादिष्ट होते हैं, थोड़ी सी अच्छी महक, अच्छी गंध निकालते हैं, जिससे कीट और आते हैं। अब देखो यहाँ पे सहजीविता वाला काम हुआ। अब यहाँ पे जब कीट इनके ऊपर बैठेगा तो कीट इनसे क्या प्राप्त करेगा? मकरकंद प्राप्त करेगी। जैसे मधुमक्खी आकर के एक पुष्प पे बैठी तो मधुमक्खी पुष्प से क्या प्राप्त करेगी? मकरकंद प्राप्त करेगी। मकरकंद से वो क्या बनाएगी? वो अपना शहद बनाएगी जीवित रहने के लिए। अब ध्यान से सुनो, मधुमक्खी क्या बनाएगी? शहद बनाएगी। तो मधुमक्खी को फूल से क्या मिला? शहद। और क्या मधुमक्खी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जहाँ बट अनजाने में उसने जीवन दे दिया पौधे को, है ना। मधुमक्खी को पता भी नहीं कि उसका इस्तेमाल करा जा रहा है, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, परंतु मधुमक्खी जाने अनजाने में इनडायरेक्टली इसका परागण करवा दी। अब देखो मधुमक्खी वहां पे बैठेगी, उसके पैर में, मैंने बताया था ना, ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, तो उसके पैर में आकर के परागकण चिपक जाएगा, उसके पंखों में चिपक जाएगा, उसके शरीर में परागकण चिपक जाएगा। और चिपकने के कारण जब वो मधुमक्खी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठेगी तो वो परागकण पंख चलाने से या पैर रखने से वो वर्तिकाग्र पर चिपक जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसके पराग कोष पर बैठी, फिर इसी के पराग स्त्री कोष पर यानी कि वर्तिकाग्र पर बैठ गई, तो परागकण मधुमक्खी के पैरों, पंखों, शरीर के अन्य भागों द्वारा चिपक जाएंगे और अन्य पुष्प पर जा करके उनके पंखों को हिलाने या बैठने से वो दूसरे के वर्तिकाग्र पर चिपक जाएंगे, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा? पक्षियों और कीटों द्वारा परागण। सेम ऐसे ही पक्षियों में होता है ना, पक्षियां पुष्प पर आके बैठते, उनके पंखों और पैर के पंजों में चिपक जाते हैं, फिर वही दूसरे पेड़ पर बैठते हैं तो उस पर गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए। अब एक लास्ट हमारा बचता है मनुष्य द्वारा। मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा या मनुष्य द्वारा कैसे, इसको हम लोग कृत्रिम भी बोलते हैं, इसको हम लोग कृत्रिम परागण भी कहते हैं। कृत्रिम परागण क्यों? क्योंकि देखो मनुष्य अगर कर रहा है तो 100% एक्यूरेट ही होगा।
मनुष्य जो परागण करता है वो 100% एक्यूरेट करता है और 100% वो सही पुष्प निकलवाता है। अब देखो बाकी जितने मैंने आपको बताया वो सब नेचुरल प्रोसेस थे, उसमें पुष्प द्वारा फल बनेगा कि नहीं, बीज बनेगा कि नहीं, ये निर्भर करता है परागण पर। अगर सही परागण गिरेगा तो फल फूल बीज बनेंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। लेकिन मनुष्य जब करता है तो 100% एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि वो परागण की जांच करता है और जांच करने के बाद ही उसे दूसरे पुष्प पर गिराता है। अब इसमें मनुष्य कृत्रिम परागण कैसे करता है, देखो सपोज दैट यहाँ पे दो पौधे हैं, एक वर्तिकाग्र ये और इस वर्तिकाग्र का ये रहा परागकोश, ये रहा दूसरा वर्तिकाग्र, ये दूसरे का परागकोश। ठीक, तो मनुष्य कृत्रिम परागण में क्या करते हैं, यानी हम कृत्रिम परागण में क्या करते हैं, हमें इन दो पुष्पों के बीच परागण कराना है, क्योंकि इसका परागकण अच्छा है और इसका स्त्री केसर यानी कि अंडाशय अच्छा है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ढक देंगे, ठीक, छोटे से कपड़े द्वारा, ऐसा कपड़ा जो परागण को अंदर ना जाने दे, परागकण को। अब जब परागकण अंदर नहीं जा पाएगा तो इसका परागकण इसमें गिर ही नहीं पाएगा, तब तो परागण होगा ही नहीं, ठीक है ना। और क्या कर देंगे, और करेंगे ये कि इसके पराग कोष को या तो काट देंगे, या तो इसको बंद कर देंगे, या तो इसके पराग कोष को काट देंगे। दोनों में से हमारे पास एक ही चांस होता है। दोनों करके क्या फायदा, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग या तो इसको ढक देते हैं या तो इसके पराग कोषों को काट देते हैं। जब पराग कोषों को काट देंगे तो परागण हो गई, तो हम दूसरे पुष्प के परागकण को लेंगे और इसको हटा करके यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। इससे क्या हो जाएगा, कृत्रिम परागण या मानव द्वारा परागण या पर परागण, जो भी आप कह सको, ठीक है ना। इसमें 100% एक्यूरेट होता है और 100% अच्छे बीज अच्छे फल बनने की क्या कहते हैं, प्रायिकता भी ज्यादा होती है। ठीक, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि हम लोगों ने परागण पढ़ लिया। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का टॉपिक यानी कि स्त्री केसर यानी कि मादा नर युग्मक के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो का एंड, बट अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग लेक्चर्स लेकर आएंगे, ठीक है। और हम लोगों का कक्षा 12 का फिजिक्स का भी लेक्चर आने वाला है, तो उसके लिए सब लोग रेडी रहना और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचा देना।